तो मैं आपको बता रहा था लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ जीने के लिए ज़रूरी है, अपने बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, वो सब किस में आता है? लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मुझे रिस्पिरेशन करना एक ज़रूरी प्रोसेस है, एक्सक्रिएशन करना ज़रूरी है। मतलब अगर जीवन है तो कुछ प्रोसेस होती है, फंक्शन होती है जिसको करना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही होता है लाइफ प्रोसेस। इसके बाद हम समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी चीज़ आप खाते हैं जिससे आपका ग्रोथ होता है। क्या होता है? बॉडी ग्रोथ। जिससे आपका बॉडी ग्रो करता है वो क्या है? न्यूट्रिशन। जो ये क्या है? आपका न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। देखिए, न्यूट्रिशन क्या करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये क्या कराता है? न्यूट्रिशन देता है। समझिए, जैसे वाइटामिन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके क्या प्रोवाइड कराते हैं? न्यूट्रिशन। नहीं समझे? समझिए, विटामिन क्या है? एक तरह का न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरह का न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिएंट है। इन सारे न्यूट्रिएंट को मिला देते हैं तो बनता है न्यूट्रिशन। और ये क्या प्रोवाइड कराता है? सारा न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन। ठीक है। और न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है और उससे हम क्या करते हैं? जीते हैं। अगर हमें न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, अगर हमें फूड ही नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से जी पाएंगे? नहीं ना जी पाएंगे। समझ रहा है ना बरार? हाँ, तो ठीक है। तो यही चीज़ है कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना न्यूट्रिशन के हमारा बॉडी ग्रो नहीं कर सकता, हम मर जाएंगे। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स भी समझ में आया होगा कि न्यूट्रिएंट्स, जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट मतलब क्या है, एक तरह से बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को मिला के ही क्या बनता है? न्यूट्रिशन। समझ रहे हो ना? कंफ्यूज मत करो। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स से ही क्या मिलता है हमें? न्यूट्रिशन। ठीक है ना? अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये मुझे चैप्टर मतलब आपका एक बेस तैयार कर देना है, तो उस हिसाब से मैं ले चलूँगा। अब देखिए, न्यूट्रिशन भी कई तरह का होता है। आपने सुना होगा ऑटोट्रॉप्स। आपने सुना है ना? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये क्या न्यूट्रिशन है? देखिए, पहला बात समझिए कि ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है स्वयं, जो अपने से फूड बनाते हो। समझिए ध्यान से, आप मेरे बातों को समझिए, ज़्यादा इस पर मत ध्यान दीजिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारा समझ में आएगा। देखिए, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो अपने से स्वयं फूड बनाते हो। समझ रहे हैं ना? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे आप एग्जांपल दीजिए, जैसे कि प्लांट। अच्छा, प्लांट कहीं आपसे खाना मांगने जाता है? नहीं ना। वो खुद क्या करता है? वाटर के हेल्प से, वाटर मिनरल के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से क्या करता है? वो फूड तैयार करता है। वो खुद क्या है? इंडिपेंडेंट है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है फूड के लिए। तो ऐसे जीव जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं फूड के लिए, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। जो ये न्यूट्रिशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझिए ध्यान से, जो ऑर्गेनिज्म जो अपने पे क्या करते हैं? अपने पर निर्भर है, किसी और पे निर्भर नहीं, इंडिपेंडेंट है, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ये जो न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में जैसे प्लांट्स, एल्गी, और कुछ बैक्टीरिया भी, सम बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो फिनोमेना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस, जिसके तहत प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड तैयार करते हैं स्वयं से, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और ये जो न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, इसी वजह से इनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। आपकी किताब में दूसरा दिया है, ये पहला न्यूट्रिशन का एक तरह से ये टाइप है।
दूसरा है आपका हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। हाँ, तो समझिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉप्स क्या कहलाते हैं, जो अपने से खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक उसका जस्ट उल्टा है, ये अपने से खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि ये प्लांट्स और एनिमल पे ये डिपेंड करते हैं। बल्कि ये प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारा एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग क्या प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं। तो जो अपने से खाना नहीं बनाते हो, किसी और पे फूड के लिए डिपेंड हो, किसी और पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड हो, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम क्या हो गए हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि हम फूड के लिए क्या है किसी और पे निर्भर कर रहे हैं। और ये जो हम न्यूट्रिशन जो फॉलो कर रहे हैं ये क्या है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब कि हम अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, किसी और पे डिपेंड होकर ले रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर मुझे बोला जाए तो मैं क्या हूँ हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि मैं फूड के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहा हूँ, और न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है मुझे, किसी और के द्वारा मिल रहा है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आया होगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको जल्दी कवर करूँगा, ताकि आपका एक बेस तैयार हो जाए, एक अच्छा एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाए, जो एग्ज़ाम में बेसिकली पूछता है। आपको देखिए, इतना तो पता होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, पता है ना। मैं आपको पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा था कि एक तरह का होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। आप बोलिएगा कि ये कौन सा ससुरा न्यूट्रिशन हो गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये सड़े गले चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। किस पे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। समझ रहे ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो प्रिफॉर्म करते हैं जो फूड के लिए किसी सड़े गले चीज़ पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फंगी। आप देखिए, आप ब्रेड को क्या कीजिए, किचन में छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, वो सड़ने लगता है तो उसके ऊपर देखते हैं ना फंगी लग जाता है, उजला उजला। तो ऐसे जीव जो फूड के लिए डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कोई भी चीज़ सड़ता है तो वहाँ ग्रो कर जाता है। तो वो किस तरह का न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, वो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है। क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको बता रहा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये तो बच्चे से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो होता है सनलाइट के हेल्प से, वाटर की हेल्प से, और किसके हेल्प से, CO2 की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये रहा ग्लूकोज का सूत्र, आपके NCERT में दिया हुआ है एक डायग्रामेटिक, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, फोटोसिंथेसिस किसके हेल्प से होता है, CO2 प्लस वाटर मिनरल्स प्लस सनलाइट। ठीक है, उससे क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। और यही आपका क्या है, यही प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको दिख रहा होगा, CO2 के हेल्प से, वाटर मिनरल के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से क्या बनता है, ग्लूकोज। और यही प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो ये कौन करता है फोटोसिंथेसिस, जितने भी हरे प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया कुछ होते हैं, कुछ एल्गी होती है, मतलब एल्गी तो सारी ही एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। सब बैक्टीरिया ही होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिनके पास क्लोरोफिल
पिगमेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, आप याद रखिएगा इन बातों को, ठीक है। मेरे बातों पे सिर्फ ध्यान रखिए, आपको सब समझ में आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता कैसे। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, प्लांट है, प्लांट क्या किया, आप पानी दिए, प्लांट को पानी देते हैं तो प्लांट अपने जड़ से क्या करता है, पानी को सोख लेता है, ठीक है। पानी सोख के कहाँ ले जाता है, पत्तों में, ठीक है। पत्तों में पानी चला गया, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वो क्या किया, स्टोमेटा खोला। लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट। ये लीफ है तो क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा खुल जाता है और CO2 जो होता है वो अंदर चला जाता है, कहाँ, लीफ के अंदर, ठीक है। ये रहा आपका सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या हुआ कि सनलाइट आया, सूरज निकला, सुबह हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ये आपका तीसरा स्टेप है। सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके आपका क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज जो है वो प्लांट स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। अब देखिए, अब आप फूड रखिएगा ना रिजर्व में, ऐसा थोड़ी है कि ग्लूकोज बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए, नहीं ना, आप उसे स्टोर कीजिएगा। तो प्लांट ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में, समझ रहे हैं ना, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में अपने स्टेम में, अपने रूट में स्टोर करके रखता है। इतना आपको क्लैरिटी हो गया होगा। अच्छा, तो ये रहा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, आपके किताब में कुछ एक्टिविटी भी दी हुई है, तो एक्टिविटी मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। आप इतना याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो 3 चीज़ें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा पानी, तीसरा सनलाइट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जब ये तीनों मिल जाती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ग्लूकोज से ही मतलब पूरा दुनिया चल रहा है। और प्लांट जो है वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में अपने स्टेम, अपने रूट में क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। और फिर वो ही क्या करते हैं, हम लोग खा लेते हैं। जैसे फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट है, तो प्लांट के फ्रूट में भी क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर स्टार्च के फॉर्म में, वही हम खाते हैं स्टार्च, और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, समझ में आ गया ना। आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके किताब में एक अमीबा के बारे में बताया गया है। अमीबा क्या है, एक तरह का प्रोटिस्ट है। आपको ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे बातों को समझिए। एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ये जो स्ट्रक्चर जो निकली हुई होती है इसे बोलते हैं सूडोपोडिया। आप NCERT खोलिएगा तो लिखा रहता है सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया। और इसी के हेल्प से क्या करता है, जो अमीबा है फूड को पकड़ता है और उसको क्या करता है, ऐसे, जैसे कि देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ये फूड को पकड़ता है। ये इसका सूडोपोडिया, इसका सूडोपोडिया, यहाँ फूड पार्टिकल आया तो ये धीरे धीरे बढ़ा लेता है और इसको आगे जाके चपका लेता है और फूड इसके अंदर चला आता है, ठीक है। तो ये एक तरह का दिख रहा है ना कैसे ये सूडोपोडिया के हेल्प से वो खाना पकड़ रहा है। ये है आपका अमीबा, जो कि एक तरह का प्रोटिस्ट है, ठीक है ना। ये अमीबोइड मूवमेंट करता है। अमीबा क्या करता है, अमीबोइड मूवमेंट, किसके हेल्प से, सूडोपोडिया के हेल्प से। सूडोपोडिया के हेल्प से ये आगे बढ़ता है, मूवमेंट करता है, सूडोपोडिया के हेल्प से ये खाना खाता है, ठीक है ना। बस, अच्छा, तो यही था आपका। तो आप अमीबा के बारे में भी जान गए। दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया है, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक तरह का प्रोटिस्ट होता है, यूनिसेलुलर होता है। अमीबा भी क्या है, यूनिसेलुलर ही है, मल्टी सेलुलर मत समझिए। एक एक सेल है ससुरा जिसका शेप कोनो फिक्स नहीं है, जैसे मन वैसे वो बोल रहे हैं ना, वो दिख रहा है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं हो। लेकिन पैरामीशियम होता है,
पैरामीशियम चप्पल देखे हैं, चप्पल को उल्टा कर दीजिए वैसा ही पैरामीशियम दिखता है। और पैरामीशियम के बॉडी पे क्या होता है ना, मैं रुकिए दिखा रहा हूँ। ये पैरामीशियम है, उसके पूरे बॉडी पे सीलिया होता है। आप बोलेंगे सीलिया क्या होता है? एक तरह से समझिए कि जैसे कि अगर ये बॉडी है तो उसके साइड साइड में कांटे कांटे की तरह क्या निकला रहता है, सीलिया। और सीलिया के वजह से ही ये मूवमेंट करता है, सीलिया के वजह से ही खाना खाता है। मैंने आपको बताया था अमीबा के बारे में कि अमीबा के पास क्या होता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है, सूडोपोडिया की वजह से खाता है। वैसे ही पैरामीशियम में सीलिया के वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और सीलिया की हेल्प से ही वो खाना खाता है। बस इतना ही था। इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। हाँ, तो इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ह्यूमन बींग में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब हम बात करेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है और हमें कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें हैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता क्या है समझिए। जैसे कि आपने एक बड़ा रोटी खाया, अब आप बड़ा रोटी ने खाया, फिर दांत ने क्या किया, उसे चबा के छोटा छोटा हिस्सा कर दिया। फिर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे इसके टुकड़े जो हुए हैं और इसको छोटे छोटे कर दिए जाते हैं, बहुत छोटे, कि इनसे क्या निकल सके, ग्लूकोज। समझ रहे हैं ना। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, बड़े चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देना। समझ रहे हैं ना। अगर कोई, जैसे समझिए ये मेरा मुट्ठी है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसको तोड़ देता है। जैसे ये क्या है, मुट्ठी, इसको मैंने तोड़ के उंगली कर दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी यही काम है, उसको क्या करना, तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना। क्यों ब्रेक डाउन करना, ताकि छोटी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। नहीं समझे। जैसे इतना बड़ा मैंने रोटी का टुकड़ा खाया, वो हमारे खून में चला जाएगा, सोचिए, नहीं ना। उसे इतना छोटा कर दिया जाता है ताकि हमारे खून में आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। समझ रहे हैं ना। यही काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और डाइजेशन किसे कहते हैं, ये काम हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम का। और डाइजेशन क्या हुआ, छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देना ताकि आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके, यही कहलाता है डाइजेशन। क्या कहलाता है, डाइजेशन। डाइजेशन। और इसके स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप, 5 स्टेप। पहला, इंजेशन। दूसरा, डाइजेशन। तीसरा, एब्जॉर्प्शन। चौथा, एसिमिलेशन। पांचवा, इजेशन। अब बारी बारी से समझेंगे इन स्टेप्स को और अच्छे से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि कैसे हम रोटी एक खाते हैं और उससे हमें कैसे एनर्जी मिलता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले समझिए इंजेशन का मतलब क्या होता है। इंजेशन छोटा सा टर्म है। जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे आप रोटी मुंह में ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या है, इंजेशन। खाना आप मुंह में ले रहे हैं, चबा रहे हैं, ये क्या है, इंजेशन। दूसरा मैंने बताया डाइजेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड को छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लांट क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है, और हम क्या खाते हैं, स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल। तो हमारा बॉडी क्या करता है, स्टार्च को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा यूनिट कर देता है, ग्लूकोज, ताकि हमारे खून में आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। यही क्या है, डाइजेशन। अब तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नाम से ही पता चल रहा है, सोखा जाना, यानी हमारे खून में जो ग्लूकोज है या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अच्छा, चौथा है एसिमिलेशन। अब जैसे हमारे खून में ग्लूकोज आ गया, तो हमारे सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, एनर्जी के लिए।
तो जब सेल जो होते हैं वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन का मतलब जो भी आप खाना खाते हैं ज़रूरी थोड़ी है कि सारा आपको उससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा, नहीं ना, सब तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आप हकते भी हैं। तो यही चीज़ है इजेशन, यानी गंदे चीज़ों का एक्सक्रिएशन। ठीक है, जो भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अननेसेसरी चीज़ है, जो हमारे खून के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे न्यूट्रिशन का हिस्सा नहीं है, तो वो सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है ना, समझे बरार? अब मैं आपको डाइजेस्टिव ट्रैक में दिखाता हूँ कैसे क्या होता है, समझ में आ रहा है ना बरार? ठीक है, तो आइए अब हम ट्रैक देखते हैं कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है वाकई। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, माउथ पार्ट। ये क्या है आपका, माउथ पार्ट। तो आप सब जानते हैं दांत का काम क्या होता है, चबाना, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना। अब देखिए हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सिलेवरी ग्लैंड। क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सिलेवरी ग्लैंड। अब देखिए आप कोई भी खाना खाते हैं तो सूखे सूखे ली जाते हैं, नहीं ना, लीलाइबे नहीं करेगा। तो क्या करता है, एक हमारे माउथ में सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि खाना को गीला कर देता है ताकि खाना आसानी से अंदर जा सके। कहाँ, ईसोफेगस में, समझ रहे हैं ना। हमारे माउथ में सिलेवरी ग्लैंड होता है, उससे क्या निकलता है, सलाइवा। क्या निकलता है, सलाइवा का मतलब होता है लार। लार। अब लार क्या करता है, अब जो भी खाना खाते हैं उसको गीला कर देता है। गीला करने से क्या फ़ायदा होता है, खाना आसानी से घुटा जाता है, लीला जाता है। ठीक है ना। और दांत का काम क्या होता है, चबाना, ये सबको तो पता ही। जीभ का काम क्या क्या होता है, टेस्ट करना कि कैसा स्वाद है। तो ये रहा माउथ पार्ट। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा। स्लेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा। सलाइवा का काम होता है फूड को क्या करना, गीला करना, मोइस्ट करना। और क्या काम होता है सलाइवा का, ये स्टार्च को तोड़ता है, किसमें, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में। किसमें, माल्टोज। इसके बाद है हमारा इसोफेगस। ये जो पाइप की तरह दिख रहा है इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। किसे, इसोफेगस। इसका काम होता है सिर्फ पासिंग कराने का, बस। इसके बाद खाना कहाँ जाता है, स्टमक में। एक सेकेंड, इसके बाद फूड कहाँ जाता है, देखिए ये रहा माउथ। माउथ से फूड आया इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है। तो अब सोचिएगा कि HCl का क्या काम है स्टमक में। तो देखिए HCl के ही प्रेजेंस में एक स्टमक में एक एंजाइम होता है, कौन सा, पेप्सिनोजेन। समझिए, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंजाइम जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। उनको एक्टिव करने के लिए, मतलब बेसिकली मैं स्टमक की बात कर रहा हूँ कि स्टमक के जो एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजेन जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पेप्सिनोजेन जहाँ जेन लग गया मतलब क्या है, वो इनएक्टिव। तो उसे एक्टिव करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, HCl। और HCl पेप्सिनोजेन को किस में, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम कहाँ होता है, स्टमक में। जितनी ज़रूरत है उतना ही बताऊंगा।
देखिए खाना माउथ से कहाँ गया, इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक, स्टमक में क्या प्रेजेंट है, एसीएल, एसीएल क्यों है, ताकि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर सके, ठीक है ना, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर सके। जहाँ जेन लग गया मतलब वो इंजाइम इनएक्टिव है, ठीक है, तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। तो पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन इंजाइम का प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, किसका, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, यानी कि सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ चालू होता है, तो हमारे स्टमक में। सबसे पहले कहाँ चालू होता है प्रोटीन का डाइजेशन, हमारे स्टमक में। एचसीएल का तो एक ये काम हो गया कि इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है। दूसरा काम होता है कि हमारे स्टमक में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है, उसको क्या करता है, किल कर देता है। बस, तो स्टमक से हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि खाना अब स्टमक में जो था, स्टमक से कहाँ जाता है, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। खाना कहाँ जाता है, सबसे पहले खाना माउथ, माउथ से कहाँ गया, इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक, स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम से एनस, ठीक। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। आप बोलिएगा ग्लैंड, ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। आप कहिएगा ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड जिनसे कुछ सेक्रेशन होता है, जिनसे कुछ इंजाइम निकलती है। अब देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर, लीवर का सेक्रेशन कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा नहीं है कि लीवर में खाना जाता है, नहीं, खाना जो है वो खाना जो है वो स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो लीवर का जो सेक्रेशन होता है वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेंक्रियाज का सेक्रेशन जो होता है कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए पेंक्रियाज से भी बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं। पैनक्रेटिक एंजाइम का काम होता है, जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन पेप्सिन जो था स्टमक में, वो जिसने ब्रेक डाउन किया था उसको और तोड़ना। जैसे कि पहला ब्रेक डाउन तो आपका हो गया था स्टमक में, पेप्सिन तोड़ दिया था। सेकेंड ब्रेक डाउन होता है पेनक्रेटिक इंजाइम के वजह से। पेनक्रेटिक इंजाइम कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से, और पेनक्रेटिक इंजाइम ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन को, ठीक है। अच्छा, लीवर से सेक्रेशन होता है किसका, बाइल जूस का, लीवर से सेक्रेशन होता है बाइल का, और बाइल जाके कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर में। वो बल्ब सा लटका होगा, देखिएगा आप एनसीईआरटी किताब में। तो लीवर से जो निकलता है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, वो कहाँ स्टोर होता है, सबसे पहले गॉल ब्लेडर में, और गॉल ब्लेडर से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल का काम क्या होता है, बाइल का काम होता है जितना भी आप तेलपक चीज़ खाते हैं, जितना भी आप ऑयली चीज़ खाते हैं उनका डाइजेशन करना, समझे। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ चालू हुआ, स्टमक में। पेनक्रेटिक इंजाइम का काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। बाइल का काम क्या है, ऑयल का डाइजेशन करना, ठीक है, तोड़ना, ऑयल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, यानी कि तेलपक चीज़ों का डाइजेशन करना किसका काम है, बाइल जूस का, जो कि कहाँ से निकलता है, लीवर से। लीवर सबसे बड़ा ह्यूमन बॉडी का ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का लीवर। तो ये काम रहा लीवर का। मैं और अच्छे से बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एनसीईआरटी उठा के, अभी थोड़ा थोड़ा बेस बनाइए पहले। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया। अब देखिए, अब जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई थी या थोड़ी बहुत हुई थी, उसका पूरे तरीके से डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का भी कम्प्लीटली डाइजेशन होता है, कम्प्लीटली डाइजेशन प्रोटीन का भी होता है। मतलब देखिए, स्टमक में थोड़ा सा प्रोटीन टूटा, पेनक्रेटिक जूस की वजह से थोड़ा सा टूटा, बाइल जूस की वजह से ऑयल थोड़ा सा टूटा, ऑयल का थोड़ा सा डाइजेशन, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन आपका तेल का होता है, कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है, कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का होता है। तो मतलब कंप्लीट किसी चीज़ का डाइजेशन होता है वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इंजाइम होता है सक्कस इंटेरिकस इंजाइम, या इसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन इंजाइम भी बोल सकते हैं। तो फूड फूड जो है वो कम्प्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहीं से फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, हमारे खून में जाता है, और उनसे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। मैं
फिर से पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ। फूड कहाँ गया? माउथ में। माउथ में क्या प्रेजेंट है? स्लेवरी एमाइलेस। ध्यान से सुनिए, ध्यान से इमेजिन कीजिए। स्लेवरी एमाइलेस क्या करता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन। फिर वहाँ से खाना कहाँ जाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ? स्टमक। स्टमक में क्या होता है? एचसीएल। एचसीएल का काम क्या होता है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। आप एक बात सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे, पेट भी तो आपका एसिड के सामने ख़त्म हो जाएगा खेल उसका। इसलिए ख़त्म नहीं होता स्टमक, क्योंकि ये जो आपका स्टमक है इसके इनर वॉल में एक लेयर होता है। किस चीज़ का? म्यूकस का। किस चीज़ का? म्यूकस का। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है म्यूकस का लेयर होता है जो कि हमें एचसीएल से बचाता है। फिर स्टमक से खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ क्या होता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। और लीवर का सेक्रेशन, पेनक्रियास का सेक्रेशन कहाँ आता है? सब आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है? फैट का डाइजेशन करना, तेलपक चीज़ का क्या करना? डाइजेशन करना। यानी फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, यानी जो तेल है उसको तोड़ता है। गल ब्लेडर जो है वो क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है। जो लीवर के ऊपर आप गेंदा जैसा चीज़ देख रहे होंगे वो क्या है? गल ब्लेडर, जो कि बाइल जूस को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और जब ज़रूरत पड़ती है बाइल सेक्रेट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाज है, अब सेकंड नंबर में बात करूँ पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज से क्या निकलता है? पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रेटिक जूस का काम क्या होता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना। जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है या थोड़ी थोड़ी होती है वो कंप्लीट कहाँ जाके होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। और वो क्या करता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि जितने भी कंप्लीट चीज़ का डाइजेशन हुआ है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, खून के अंदर एब्जॉर्ब करता है। किसके हेल्प से? विलाई के हेल्प से। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। यही क्या करता है? जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करता है कहाँ? खून में। ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें बची, जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं वो कहाँ चली जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। कहाँ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। पानी कहाँ एब्जॉर्ब करता है? पानी भी तो कहीं एब्जॉर्ब करता होगा। पानी एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जो अननेसेसरी फूड है वो कहाँ जाता है? रेक्टम। और रेक्टम से फिर कहाँ निकल जाता है? बाहर, एनएस के थ्रू। तो आई